आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आपको ये पता है कि लद्दाख में लगातार हालात किस तरह के हैं। अभी भी वहां पर कर्फ्यू है और इस सब के बीच इस वक्त की जो अहम और बड़ी खबर है वो ये कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनएसए लगाकर उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। और आपको पता ही है कि पहले से ही गृह मंत्रालय ने यह कहा था कि जिस तरह से हिंसा भड़की और 4 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई और 90 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बीजेपी के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया था, वाहनों को आग के हवाले किया गया था और इस सब के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया गया था। ये कहा गया कि उनके भड़काऊ भाषणों की वजह से दरअसल ये हिंसा भड़की है और इस सब के तहत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर जो उनका एनजीओ है उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। एफसीआरए के तहत जो उन्होंने फंड्स लिए हैं उसको लेकर जांच बिठा दी गई है और सोनम वांगचुक की तरफ से भी इसको लेकर सफाइयां आई हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सोनम वांगचुक को लगातार वो तो उनके ये एनजीओज हैं उसको लेकर काम करते रहे हैं, पर्यावरणविद हैं वो और उनके स्कूल्स हैं, उनके एनजीओज हैं, युवा बड़े पैमाने पर उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। आपको ये पता है कि लगातार जो ज्वलंत मुद्दे हैं, लद्दाख को पूर्ण राज्य देना और जिस तरह से चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है लद्दाख के अंदर, वो तमाम बातें सोनम वांगचुक लगातार उठाते रहे। अनशन किए, आमरण अनशन किए, शांतिपूर्ण तरीके से लगातार वो अपनी बातों को रखते रहे। दिल्ली जब आए तो दिल्ली के बॉर्डर पर ही उनको डिटेन कर लिया गया था। सवाल ये उठ रहा है कि सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा या सरकार से कोई सवाल पूछने की अगर गलती करेगा तो क्या उसको जेल भेज दिया जाएगा। आपको पता ही है कि कितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो अभी सलाखों के पीछे हैं, जो चाहे हम शर्जील इमाम की बात करें, मीरान हैदर की बात करें, गुलफिशा फातिमा की बात करें, उमर खालिद की बात करें। उनकी गलती क्या थी? उन्होंने सरकार से सवाल पूछे थे। उन्होंने सत्ता से बिना डरे सत्ता के सामने खड़े होकर वो सवाल पूछ रहे थे। सोनम वांगचुक भी वही करते हुए नजर आ रहे थे। सोनम वांगचुक भी ये कह रहे थे कि हमें हमारा अधिकार आप दें, हमें हमारा हक दें और इसको पूर्ण राज्य बनाएं, इसमें असेंबली हो ताकि हमारा भी प्रतिनिधित्व हो। क्योंकि आपको ये पता है कि यूनियन टेरिटरी है लद्दाख और वो भी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी अपनी असेंबली नहीं है, यानी कि वहां से कोई विधायक नहीं है। वहां से एमपी जो है वो चुनकर आते हैं और इसीलिए लगातार ये मांग वहां के लोगों की रही। 2-3 दिन पहले जिस तरह से हिंसा भड़की उसके बाद भी सोनम वांगचुक ने ये साफ तौर पर ये ऐलान किया था और ये कहा था कि किसी भी तरीके से हिंसा का वो सपोर्ट नहीं करते हैं। शांति की उन्होंने अपील की थी, अपना अनशन भी उन्होंने खत्म कर दिया था। लेकिन लगातार सरकार की आंख में खटक रहे थे सोनम वांगचुक और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए उनके ऊपर लगाया गया है। आप सोचिए कि किस तरह की धाराएं उनके ऊपर लगी हैं और उनको जेल भेज दिया गया है। और अब ये लगातार सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। सोनम वांगचुक फिलहाल ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। वही कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस तरह की डिबेट करता हुआ नजर आ रहा है कि क्या राहुल गांधी जेनजीज को भड़का रहे हैं और भड़काकर ये उग्र आंदोलन वो करवा रहे हैं या उग्र हिंसा जो है वो भड़का रहे हैं। हर जगह जहां कहीं भी सरकार से सवाल पूछे जाएं, कुछ भी हिंसक हो तो उसके सीधे तार कांग्रेस से जोड़ दिए जाते हैं। कांग्रेस का पार्षद का नाम भी इसमें सामने आया था। हालांकि वो पार्षद जो है सामने आकर कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा अगर आपने मेरे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाने बंद नहीं किए या मेरी तस्वीर अगर आपने नहीं हटाई। मीडिया चैनल्स को उन्होंने कहा है। दूसरी तरफ उत्तराखंड में जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, उस पेपर लीक के बाद वहां हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो उत्तराखंड जिसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में एक तरह से पूरी तरीके से झोंक दिया गया था और इसको भी नकल जिहाद का नाम दिया गया था पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। अब वही युवा सबक सिखा रहे हैं। अब वही युवा ये बता रहे हैं कि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हमें नीचे से लेकर ऊपर तक शिक्षित लोगों की जरूरत है। हमें इस धर्म के इस तमाम जो पाखंड है या फिर जो तमाम चीजें हैं इसमें हमें आप मत फंसाइए। सबसे बड़ा अगर कोई मजहब है
तो वो मानवता है। हमें इन तमाम चीजों में मत उलझाइए। यहां तक भी कहा गया कि झंडा भगवा की जब बात की गई कि भगवा अपने पास रखिए, झंडा यानी कि तिरंगा हमें दीजिए। अगर कोई हमारे गांव में बीजेपी वाला कोई आता है तो हम उसे दौड़ा देंगे। तो एक तरह से ये जेनजी जो है, ये युवा जो है, जिनकी अपनी एस्पिरेशंस हैं, वो अब धर्म उन्मादी भीड़ बनने के लिए तैयार नहीं है। वो अब अपने हकों की बात कर रहे हैं, अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, और वो अब ये चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो, उनकी बेरोजगारी खत्म हो, उनके जो बेसिक मुद्दे हैं उनको हल किया जाए और उनको गैर जरूरी मुद्दों में ना फंसाया जाए। जिस तरह से लगातार चाहे लव जिहाद की बात करें, चाहे आप यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन से बना था, वो था उत्तराखंड। तो ये तमाम चीजें वहां की जा रही हैं। मुसलमानों के ऊपर लगातार आपको पता है कि कैसे जुल्म ढाए जा रहे हैं। खासतौर पर मैं उत्तराखंड की बात करूं और उसको कैसे एक हिंदू स्टेट बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, उस सब का जवाब युवा देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको सुनाऊंगी कि किस तरह से युवा उठ खड़ा हुआ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन उस सब के बीच एक और महत्वपूर्ण खबर जो कि बरेली से आ रही है। आज जुमे का दिन है। जुमे के दिन तौकीर रजा जो कि रिलीजियस लीडर हैं, उनकी तरफ से आह्वान किया गया था। उन्होंने सामने आकर अपनी बातों को भी रखा था और आई लव मोहम्मद का बोर्ड लेकर, उसके बैनर्स लेकर जुमे की नमाज के बाद ये तमाम जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, वो बाहर निकल कर आए। और उसके बाद वहां पर ये बताया जा रहा है कि जहां जाने के लिए उनको मना किया गया था, शायद वहां पर गए, उस ग्राउंड में जाने के लिए वो जबरदस्ती वहां पर जा रहे थे। उसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका और उसके बाद वहां पर जबरदस्त तरीके से लाठी चार्ज वहां पर किया गया है। हालत वहां पर बेकाबू हो गई। आप अगर दूर तक देखेंगे, हम वो वीडियोस आपको नहीं दिखा सकते, आपको सिर्फ चप्पलों का ढेर वहां पर नजर आएगा। आपको ये पता ही है कि लगातार कैसे एक बैनर आई लव मोहम्मद लिखा गया था, उसके बाद शिकायत दर्ज की गई और कैसे फिर गिरफ्तारियां शुरू हो गई। उसके बाद एक कैंपेन शुरू हुआ पूरे देश भर में आई लव मोहम्मद का, और आज जुमे का दिन था। अलग अलग जगहों पर, उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगहों पर यह कैंपेन चलाया गया कि इसके बाद एक तरह का जुलूस निकाला जाएगा। लेकिन आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार है। तमाम तरह के और दूसरे रिलीजियस जुलूस जो है वो निकले जा सकते हैं, मस्जिदों के सामने नाचा गाया जा सकता है, वहां पर नंगी तलवारें जो है फहराई जा सकती हैं। लेकिन आई लव मोहम्मद के बैनर तले अगर ये जुलूस निकला और इसमें ये कहा जा रहा है कि जबरदस्ती जो है उस ग्राउंड में घुसने की कोशिश की गई, जिसके बाद ये हिंसा भड़की है। अभी हालात बरेली में तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। लौटूंगी मैं उत्तराखंड पर, और उत्तराखंड के युवा क्या कह रहे हैं वो मैं पहले आपको सुनवाना चाहती हूँ। देखिए, ये इतना घिनौना शब्द है और युवा पीढ़ी के सामने, एक शिक्षित लोगों के सामने ऐसे शब्द निकाल ले आ रहे हैं। हमारे धर्म निरपेक्ष है, हम धर्म की महानता अलग मानते हैं। धर्म हमारे वहाँ एक धर्म है, मानवता का धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म उसी को मानते हैं। और मैं सरकार को यही बोलना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर अगर आप राजनीति करोगे तो उनके सामने करना जो पढ़े लिखे नहीं है। हम पढ़े लिखे छात्र हैं, हमें पता है कि राजनीति किस तरीके से होती है। धर्म के नाम पे राजनीति करोगे, धर्म के नाम पे देश चलाओगे तो देश ज्यादा नहीं चलेगा। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्म हमेशा एक ही होता है, मानवता का धर्म। जी, तो आपने सुन लिया कितनी अक्लमंदी की बात ये युवा कर रहा है। वो बता रहा है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है और सबसे बड़ा धर्म जो है मानवता है। हमें इन तमाम चीजों में ना उलझाया जाए और इस तरह की बेफजूल की बातें ना की जाएं। और लगातार जो उत्तराखंड के युवा हैं, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो वाकई में जेनजी हैं और युवा हैं, वो लगातार जिस तरह से अपनी बातों को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी बातों को रख रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। और वो युवा जिनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए भ्रमित किया गया, सोशल मीडिया में जिन्हें उलझा के रखा गया, वो आज अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। एक और युवती है, एक लड़की है जो बहुत ही बेहतरीन उन्होंने अपनी तरीके से अपनी बातों को रखा है। मैं आपको उनको सुनवाना चाहूंगी, सुनिए जरा आप इस छात्रा को भी। कि आज प्रशासन भी घुटने टेक के खड़ा है राजनीतिक पार्टियों के आगे, तो आपको समझना जरूरी है कि हमारे लिए डीएम और एसडीएम बनना पर्याप्त नहीं है। उत्तराखंड की सीरत बदलनी है तो लोकसभा, विधानसभा और हर एक नीचे तबके में पढ़े लिखे लोगों को होना जरूरी है। ये दो कौड़ी के लोग क्या जाने की शिक्षा क्या होती है। हमारे लोग ऐसी घटनाओं के बाद चार दीवारों के भीतर चर्चा करते हैं कि अरे पढ़े लिखे लोग है ही नहीं, उन्हें क्या जानकारी। पर जब पढ़े लिखे लोग इन मंचों पर आते हैं तो आपके घर पे राजनीति
राजनीतिक पार्टियों की सरगोशियां चलती है ना ना। मेरे दादा तो बीजेपी वालों छो, मेरे बाबा बीजेपी वालों छो, हम तो बीजेपी का ही मोहर दे। ये आपके बोए हुए बीज है। आज कर्मचारी वर्ग पेंशन के लिए रो रहा है, फिर भी बीजेपी है। आज युवा वर्ग एक नौकरी के लिए तरस रहा है, फिर भी बीजेपी है। आप एक इंजन की सरकार से डबल इंजन से ट्रिपल इंजन तक पहुंच गए और हम उत्तराखंड की जनसंख्या बीजेपी का बाल भी बांका नहीं कर पा रहे। आज मैं शैलजा सिंह इस घोषणा को करती हूँ कि पौड़ी का इतिहास हमेशा गौरवमय रहा है, चाहे पृथक राज्य आंदोलन की बात रही हो, चाहे कोई भी आंदोलन की बात रही हो। आज मैं शैलजा सिंह इस बात की घोषणा करती हूँ कि यदि हमारी मांगों को सुना नहीं गया तो हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन किस रूप से करेंगे वो रणनीति भी आप सुनिए। तो आपने सुन लिया, ये युवा जाग गया है और अब ये युवा किसी तरीके से भटकेगा नहीं। इस युवा का डर निकल गया है। जिस युवाओं को डराया गया, धमकाया गया, उनको लगा कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, उनको जेल भेज दिया जाएगा, वो तमाम डर जो है वो निकल रहे हैं। और एक ही नारा है तमाम जगहों पर कि गद्दी छोड़ी जाए कि जनता आती है। आपको ये पता है कि राहुल गांधी ने वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा दिया था और उसके बाद ये नारा इस कदर मशहूर हो गया है कि यार अब हर युवा की जबान पर है। वो युवा जो सरकार से सीधे आंख में आंख डालकर सवाल पूछना चाहता है, नेपाल से लेकर और यहाँ तक। और इसीलिए अब देखिए नई टूल किट आई है मार्केट में। वो टूल किट ये बता रही है कि ये जेनजी जो है वो राहुल गांधी इनको भड़का रहे हैं। ये राहुल गांधी की वजह से क्या हो रहा है, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं वो भी इसी तरह की डिबेट कर रहे हैं ताकि सबको, लोगों को भ्रमित करके बताया जाए कि ये भीड़ ऑर्गेनिक नहीं है, ये भीड़ दरअसल अपने हक के लिए नहीं आई है, बल्कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भीड़ है। और कांग्रेस और राहुल गांधी ने इस भीड़ को भड़काया है। यहां तक कि आप ये देखिए कि जो युवा, ये जो छात्राएं हैं खास तौर पर, जो बुलंद होकर अपनी आवाज को रख रही है, उनके लिए नेगेटिव कैंपेन जो है वो पूरा राइट विंग और बीजेपी आईटी सेल चलाता हुआ नजर आ रहा है। ये साफ तौर पर लग रहा है कि प्लॉट पूरी तरीके से बीजेपी खोती हुई नजर आ रही है, जमीन उसकी खिसक रही है, दरक रही है। और यही वजह है कि चाहे सोनम वांगचुक हो जिनको गिरफ्तार कर लिया गया एनएसए लगाकर, या ये युवा हो जिनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, या जिस तरह से वो चाहते हैं उनकी समस्या का हल हो वो निकाला नहीं जा रहा है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, उत्तराखंड से लेकर लद्दाख, हर तरफ एक ही आवाज है, गद्दी छोड़ो कि जनता आती है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, आप देख सकते हैं। अरुण दीक्षित जी हैं मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। अरुण जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सिद्धार्थ जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। सिद्धार्थ जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। शुरुआत अरुण जी मैं आपसे करना चाहूंगी, चाहे हम बरेली के आई लव मोहम्मद की बात करें, जो जिस तरह से वहां पर हिंसा भड़की है और लाठीचार्ज किया गया है, मैं तस्वीरें देख रही थी, जहां तक निगाह जा रही थी वहां पर सिर्फ चप्पल जूते जो हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे थे और डंडे लाठियां खाते हुए वो मुसलमान नजर आ रहे थे जिनके हाथ में आई लव मोहम्मद का बैनर था। तो अब इस देश में आई लव मोहम्मद कहना भी गुनाह हो चला है। दूसरे वो युवा हैं जो उत्तराखंड में हैं, जो पेपर लीक अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं और इस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तीसरे वो युवा हैं जो लद्दाख में हैं, जो सरकार से अपने हक की मांग कर रहे हैं, तो जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं उन पर एनएसए लगाकर उनको जेल में डाला जा रहा है। कहां जा रहा है ये देश, और क्या आपको ये एक तरह से अति नहीं हो रही है? का ध्यान नहीं गया अरुण जी, आ रही आपकी आवाज जी। जो एक और चीज हुई है, देश सिरमौर है लद्दाख, लद्दाख की वहां से शुरू करें बात, तो सोनम वांगचुक कुछ नया नहीं मांग रहे थे। सोनम वांगचुक वही कह रहे थे कि 2019 में जब आपने राज्य का बंटवारा किया था तब जो बातें कही थी, जो आपने वादे किए थे, चाहे वो छठी अनुसूची लागू करने की बात हो, विधान पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात हो और जनजातियों को आदिवासी का स्टेटस देने की बात हो, जो आप कह के आए थे, जिस दावे के साथ आपने लद्दाख को अलग किया था जम्मू कश्मीर से, वही तो पूरा करने की बात कह रहे हैं। और अगर ये बात, ये तो बहुत हास्यास्पद है कि राहुल गांधी को, दरअसल क्या है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का कोई एजेंडा बिना राहुल गांधी को बीच में लाए पूरा नहीं होता। यहां आगे की बात करें उससे पहले आज एक बड़ी चीज हुई है। आज सुना है कि बिहार में महिलाओं को 70 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए हैं।
क्यों? चुनाव सर पर है, पैसा बट रहा है। सरकार की प्राथमिकता क्या है? सरकार की प्राथमिकता जलता हुआ लद्दाख नहीं है, आंदोलित युवा नहीं है जो उत्तराखंड में है, और सड़क पर आए लोग। अगर एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार, देखिए ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, सभी धर्मों का सम्मान करने का हमारा संविधान हमको जो है मार्गदर्शक सबसे बड़ा वही है, हमारा संविधान से देश चल रहा है। तो जो सरकार कांवड़ियों के पांव धुलवाती है, पुलिस वाले जिसके पांव दबाते हैं, वो सरकार अगर एक बैनर लगता है आई लव मोहम्मद, तो उसमें उसको तकलीफ क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही जो चीज है जो इस देश के लिए सबसे ज्यादा घातक है। बरेली पर बात करने से पहले हम चलते हैं लद्दाख में क्या है। लद्दाख में कब से शुरू किया, कब? पहले सोनम वांगचुक ने 35 दिन की भूख हड़ताल की थी इन्हीं बातों को लेकर के। फिर वो दिल्ली तक पैदल चल के आए, उन्होंने समय मांगा, उन्हें समय नहीं दिया गया। अभी भी वो 15 दिन से हड़ताल पर थे, भूख हड़ताल पर थे। परसों जो हुआ है उसके पीछे की परिस्थिति देखिए। इससे पहले लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर एक ब्रिगेडियर साहब थे। अब कौन है? भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है। दरअसल बीजेपी की जो एक लिप्सा है, जो भूख है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी सत्ता पर काबिज होना चाहती है। तो कश्मीर पे विधानसभा का चुनाव तो करा दिया, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी का है। लद्दाख में भी उन्हीं का था। तब वहां पर उन्होंने बाद में अपनी पार्टी के किसी नेता को लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया। अब वो जो चीजें हुई, इसको लेकर के इमीडिएट आप क्यों निशाने पर हैं सोनम वांगचुक? अचानक एनएसए लगाने से पहले उनके एनजीओ का एफसीआरए बंद किया, उनके स्कूलों पर छापा, सीबीआई पहुंची, सब कुछ। दरअसल क्या है कि बीजेपी को यह दिख रहा है सोनम वांगचुक के रहते वो लद्दाख पर कब्जा नहीं कर सकती। और लद्दाख के लोगों की जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि बीजेपी उनके हक पर डाका डालना चाहती है। ये ठीक वही चिंता है जो मणिपुर में कुकी और दूसरे समुदायों की थी, क्योंकि वहां भी ये हुआ था कि वहां मैती समुदाय को ट्राइबल का दर्जा देने के लिए हाईकोर्ट ने सरकार से कहा था कि आप इस पर विचार करो, और उसका विरोध हुआ था कि भाई ट्राइबल जो है, जो ट्राइबल एरियाज हैं वो मिनरल से भरपूर है, पहाड़ी इलाके हैं। और आप जानते हैं कि नाम क्या लेना कि सरकार के एक जो राष्ट्र सेठ है, वो चाहे बिहार में उनको हजारों एकड़ जमीन दी जा रही है, छत्तीसगढ़ में उनके लिए मतलब हजारों लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। लद्दाख के लोगों की भी यही चिंता है कि वो ऐसा ना हो कि बीजेपी वहां पर उनके संसाधन, उनकी जमीन, उनकी चीजों पर दूसरों का हक बैठा दे, दूसरे लोगों को कब्जा करा दे। वो चाहते हैं कि छठी अनुसूची के तहत उन्हें संरक्षण मिले, जो ट्राइबल है उन्हें आदिवासी का दर्जा मिले, उनकी अपनी विधानसभा हो। अभी समस्या कहां से शुरू हुई? आप याद कीजिए 2019 में जब बंटवारा किया था, तब लद्दाख के सांसद जो थे उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर कहा था, इशारा कौन था आप और हम समझते हैं, लद्दाख किसी के बाप का नहीं है। परिणाम क्या हुआ? दूसरे चुनाव में वो हार गए और वहां से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आए हैं जो मुसलमान है। बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या है, एकमात्र जो जनप्रतिनिधि वहां है वो है मुसलमान। हिल काउंसिल के चुनाव होने हैं, उस पर इनका कब्जा नहीं हो सकता। इतने कारण बने। सोनम वांगचुक तो स्केप गोट हैं, उनको तो बलि का बकरा बनाया गया है। वो सवाल जो उठा रहे हैं उनका जवाब नहीं दिया गया, उनसे बात नहीं की गई। हिल काउंसिल के चुनाव में इन्हें पता है बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए ज्यादातर बौद्ध हैं, 8-10% हिंदू हैं। वहां जो है वहां इनकी समस्या ये है कि आप एलजी लगा दो, आप अफसर अपने बना दो, जनता तो वही है। हाँ, ये जरूर है कि सोनम वांगचुक ने बड़ी साफ गोई से कहा कि जो लोग फौज के साथ खड़े होते हैं, जो लोग अपनी बात लेके आते हैं, आप उनकी बात नहीं सुनोगे, फिर वो क्या करेंगे। और जो भौगोलिक स्थिति है, एक तरफ पाकिस्तान कारगिल आपने झेला है, दूसरी तरफ गलवान घाटी हुई थी, चीन 20 मारे थे, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। मूल समस्या है कि जिन बातों को लेकर सोनम वांगचुक लगातार बात कर रहे थे, उस पर सरकार ने कोई बात नहीं की। गुस्सा भड़का, क्यों भड़का, उसके पीछे कौन है, ये जांच का विषय है। बदनाम जैन जी कर दिया
या युवाओं को कर दिया? हो सकता है। उन्होंने भी कहा था, सोनम वांगचुक ने भी, कि ये गुस्सा क्यों है, किस बात नहीं सुन रहे आप, गुस्सा क्यों है युवाओं में, उनकी बात नहीं सुन रहे, जो धरती पर बैठे उनसे आप बात नहीं कर रहे हैं, और अपनी चीजें अपनी तरफ से प्रोवोक कौन कर रहा है? वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो बयान आया बाद में, वो भी बड़ा प्रोवोकेटिव थे, और अचानक केंद्र सरकार ने फैसला करके उसी दिन परसों शाम को कह दिया कि जो कुछ है वो सोनम वांगचुक करवा रहे हैं। तो दरअसल ये सारी कोशिश जो है वो लद्दाख के प्राकृतिक संसाधनों और वहां के जो टूरिज्म के हिसाब से होना है और बाकी चीजें होनी है, उस पर कब्जा करने का खेल सत्तारूढ़ दल के करना चाहते हैं, और सोनम वांगचुक उसमें सबसे बड़ा रोड़ा थे। अब उसकी वजह से सारी चीजें अगर सही ढंग से जांच होगी, कोई कुछ भी कहे, मैंने लद्दाख को देखा है, मैं उस एरिया में गया हूं, वहां के लोग बड़े शांतप्रिय हैं, वहां ऐसा होता नहीं है। तो फिर पता लगेगा कि हिल काउंसिल और बीजेपी का दफ्तर पहले जलाया किसने, जलाने वाले कौन थे, और गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया, वहां कौन था, जो 4-5 मरे हैं और जो इतने घायल हुए हैं, इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन सोनम वांगचुक के यहाँ ईडी पहुंच गई, सीबीआई पहुंच गई, इनकम टैक्स पहुंच गया, उनका एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल, सब कुछ कर दिया है, जैसे कि वो जो है वो चीन से या पाकिस्तान से आए हुए हैं, भारत के नहीं है, जबकि दुनिया जानती है। अब आज एक नया नैरेटिव चलाया जा रहा है, भाजपा के लोग ये चला रहे हैं कि जो मैग्सेसे से पुरस्कार विजेता हैं वो भारत विरोधी हैं, वो तो एजेंट हैं। अब सोनम वांगचुक को अगर कोई चीन का एजेंट कहेगा तो उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बड़े लोग कह रहे हैं, जब सरकार ने उन्हें दोषी बताया तो इसका मतलब साफ था कि सब कुछ सोनम वांगचुक के नाम पर डाल के जो सत्ता हिल काउंसिल के जो चुनाव होंगे या जो कुछ होगा, वोट चोर गद्दी छोड़ पूरे देश में घूम रहा है। ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं? तो ये एक पूरा सुनियोजित षड्यंत्र है। कायदे से तो इसकी जांच एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को भेज के कराया जाना चाहिए, क्योंकि कोई एजेंसी, केंद्र सरकार की कोई एजेंसी पर भरोसा नहीं है। सभी दलों के नेताओं को भेजा जाना चाहिए, तब तस्वीर सामने आएगी। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। जी, उत्तराखंड की बात में आ रही थी। ये जो मतलब ये जो एक चेंज ऑफ हार्ट, या फिर हम ये कहें ये युवा जो सामने निकल कर आ रहे हैं, ये क्या अब उनका डर पूरी तरीके से निकल गया है? और जिस तरह की बातें करें तो बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि जो इनकी 12 साल की जो मेहनत है उस पर पानी फिर रहा है। वो तो ये कह रहे हैं मानवता है सबसे बड़ा धर्म, वो तो ये कह रहे हैं कि ये क्यों किस हिंदू मुसलमान में हमें अटका रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भगवा लेकर जाइए हम आपको, वरना हम आपको पीछे दौड़ा लेंगे। देखिए, मैं वही कहने जा रहा था। आप ये बताइए, पिछले सालों में 10-11 सालों में पेपर लीक कितने हुए हैं और कहां हुए हैं? केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, उस पर उसका भी सरकार ने रिजल्ट नहीं बदला नीट का। तो ये जो मेरा तो स्पष्ट आरोप है कि सारे जो यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, इनमें सब में एक षड्यंत्र के तहत जो लोग घुसाए जा रहे हैं, वो वही लोग हैं जो जेएनयू में घुसे और जिन्होंने जेएनयू का माहौल अशांत किया, जिनको आप सारे शिक्षा के क्षेत्र में जो बैठा दिए गए हैं। एक तरह के खास किस्म के लोगों को पूरी व्यवस्था में घुसाने की जो कोशिश है उसके तहत। और उत्तराखंड में तो पर्चा मतलब युवा करेगा क्या, उसके लिए आपने अभी तक पर्चे लीक हो रहे हैं और सजा नहीं पाई। बिहार का देखिए आप, बिहार में बीजेपी की सरकार है और वहां कैसे पर्चे, क्या कैसे कैसे लोग टॉपर बनते हैं। तो एक पूरे सिस्टम को हाईजेक करने के लिए युवाओं का भविष्य, युवा जो आप कह रहे हैं कि जैन जेड या जैन जी क्या है, अगर मेरे पास रोजगार नहीं होगा, मैं परीक्षा की तैयारी करके आया हूं और किसी को पहले से ही वो पेपर मौजूद है, वो आराम से नकल करके करेगा, इंटरव्यू में उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे। सारी तैयारी, चूंकि खास बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये जो एक तरह से, और आप देखिए केंद्र सरकार में बैकडोर से प्राइवेट सेक्टर के लोगों को सरकार ने लिया है, तो कहां जा रहे हैं? जो पितृ संगठन है इनका आरएसएस, उसका जो एजेंडा है वो सारे की पोस्ट पर इनको ले जाना चाहते हैं। और वो कैसे होगा? जो लड़की बात कर रही थी, मेरी भी बेटी, मेरी तो बेटी इससे बड़ी है, उसको देख के लग रहा था कि उसके अंदर से ना वो लिखा हुआ टेलीप्रॉम्प्टर नहीं पढ़ रही थी, ना उसके मन से जो निकल रहा था। खुशरा जी, हम और आपको वो देखना चाहिए
उस बच्ची के कॉन्फिडेंस को देखो। ये तब होता है कि जब आप बहुत प्रताड़ित हो जाते हैं, आपका रास्ता बंद हो जाता है। इससे पहले भी उत्तराखंड में सब तरह की बदमाशियां हुई हैं, पर्चे लीक, और इससे पहले आप याद करिए कि जो बात आपने कही थी, शुरुआत मुसलमानों के खिलाफ, वो उन्होंने पहले कानून लागू कर दिया। शहर ऊपर उत्तराखंड के पौड़ी या कौन से जिले में शुरू हुआ था, मुसलमानों को हटाओ, मुसलमानों को निकालो। सब जानते हैं कि बहुत लंबे समय से, मैं नवारा टाइम्स में उत्तर प्रदेश संपादक रहा हूं, मैंने वो पूरा उत्तराखंड बनने से पहले देखा है। उत्तराखंड क्रांति दल की लड़ाई भी देखी है, और जो मुलायम सिंह के शासनकाल में मुजफ्फरनगर कांड हुआ था वो भी देखा है। सब परिस्थिति अब ये कर दी है कि मोदी की पसंद जो है, अगर वो चुनाव हार जाते हैं पुष्कर सिंह धामी, तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले आप याद कीजिए, मैं नाम लेके कहूंगा, उत्तराखंड बर्बाद कैसे हुआ है। रमेश पोखरियाल निशंक, उनको सीएम बनाया गया था। उसके बाद उत्तराखंड में जो दिल्ली के लोग गए हैं, जो दिल्ली के लोगों ने टूरिज्म और वो उसकी आड़ में जो कब्जा किया है, जो हर साल, अभी तो पूरा देहरादून बर्बाद हुआ है, उससे पहले जो है हरसिल के वहां पर हुआ है, जो लगातार नेचुरल कैलेमिटी जो फेस कर रहा है, वो इसलिए कि अंधाधुंध बीजेपी के चहेते लोग उद्योगपति गए, उन्होंने होटल बनाए, उन्होंने टूरिज्म की आड़ में, और सरकार ने बिना सोचे समझे जिस तरह सड़कों के लिए पहाड़ काटे, ये सब सिर्फ और सिर्फ उस राज्य को पूरी तरह से बाजार बनाने की जो कोशिश की है इन्होंने, उसका खामियाजा है। स्थानीय बच्चों को नौकरियां नहीं है, उनके लिए जो है, आप याद करिए, एक लड़की का एक रिजॉर्ट में बलात्कार हुआ था, मर्डर हुआ था, निकिता भंडारी या एकता भंडारी उसका नाम था, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये जो चीज है उत्तराखंड में युवाओं का शोषण, देखिए उत्तराखंड में गरीबी बहुत थी, अलग राज्य क्यों बना? पूरे देश में जो है आपको उत्तराखंड के लोग काम करते मिल जाएंगे, लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है। लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता है कि उनका हक क्या है। और मुसलमानों के खिलाफ तो आप वो हल्द्वानी की रेलवे की जमीन का कांड याद कर लीजिए, पूरी की पूरी कॉलोनी, ये जो कर रहे हैं ये एजेंडे के तहत कर रहे हैं। पर अब जैन जी कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, यूथ अब डरने वाला नहीं है, उसका हक जी, अगर आप मारेंगे तो सड़क पर उतरेगा, चाहे वो लड़के का बयान हो, छात्र का, चाहे वो छात्रा का। ये बयान अगर सरकार देख रही है, सुन रही है, तो उसे ये समझना चाहिए कि उसकी वोट और सरकार के अलग एक दुनिया, जो वो दुनिया विकसित हो रही है जो आपके अंधभक्ति से बाहर है। अब आप उनको अपने अपने ढांचे में फिट करके टांगे का घोड़ा नहीं बना सकते कि वो वही देखेंगे जो आप दिखा रहे हो। अब उन्हें आपका भगवा नहीं देखना है, उन्हें अपना रोजगार देखना है। और इसके बाद की बात यह है कि आखिरकार केंद्र की सरकार हो, गुजरात की, जहां जहां बीजेपी का शासन है, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, दुनिया भर ने देखा व्यापम कांड और आज तक कुछ नहीं। कौन पकड़े गए उसमें? जिन लड़कों का एडमिशन हुआ, जिन्होंने पैसे जमीन बेच के पैसे दिए, वो सब पकड़े गए। पैसे कहां गए, पैसे किसके पास गए, सीबीआई आज तक नहीं ट्रैक कर पाई। कितने नाम सीबीआई ने निकाले, सब चीजें हैं। अब बरेली की बात है, ये बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं जी। नहीं, मैं बरेली की कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप प्लीज रखिए अपनी बात, फिर मैं जा रही हूँ सिद्धार्थ जी के बाद। जी प्लीज रखिए। तो सिद्धार्थ जी के पास मैं आऊंगी और आपके पास अरुण जी फिर मैं आ रही हूँ। आयला मोहम्मद को लेकर जो बवाल हुआ है बरेली में, उसकी भी हम बात करेंगे और कैसे इसको भी एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया है और इसको भी एक तरह से गुनाह की तरह बताया जा रहा है कि कोई शिकायत करेगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। सवाल मेरा ये है सिद्धार्थ जी कि लद्दाख से लेकर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर आप उत्तराखंड, ये सब कुछ जो हो रहा है इसको आप किस तरह से आप इसको आंकेंगे? मीडिया आपके कब्जे में, एजेंसीज आपके कब्जे में, सोशल मीडिया पर जिस तरह से पूरा राइट विंग बीजेपी आईटी सेल जो है वो जिस तरह का प्रोपेगेंडा चलाता है, वो भी एजेंसीज भी सारी ऑफ कोर्स आपके कहने पर काम करती हैं। 12 साल से आप सत्ता में हैं, ज्यादातर जगहों पर आप डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी युवा आपको कटघरे में खड़ा करके सवाल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें एक धर्म उन्मादी भीड़ मत बनाइए, हमारी शिक्षा रोजगार का सवाल है उसको हल करिए। और दूसरी तरफ बरेली में जो किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि देखिए हम तो मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं, अगर वो इस तरह से करेंगे तो हम तो डंडे बरसाएंगे और वो अपने जूते चप्पल छोड़कर भागते हुए नजर आएंगे। मेरे ख्याल से इसका ये समस्या का कारण है बुनियादी रूप से भाजपा पावर को, मतलब सत्ता को जो समझती है उसमें है।
भाजपा अभी तक ये नहीं समझी है कि सत्ता का मतलब होता है सेवा करने का मौका, सेवा करने का उपकरण, सर्विस करने का एक टूल। भाजपा को लगता है पावर का मतलब होता है सजा देने का कोई अधिकार, सजा देने का हथियार। तो भाजपा का ये बुनियादी रूप से, क्योंकि सोच में अंतर है, भाजपा समझती है सत्ता का मतलब सेवा देना नहीं है, भाजपा के अनुसार सत्ता का मतलब है सजा देना। इसीलिए आप देखिए भाजपा की जो भाषा का इस्तेमाल करती है भाजपा, कि हम घर में घुस के मारेंगे, वो बुलडोजर की राजनीति करती है, वो सोनम वांगचुक जैसे लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, वो जो भारत के लिए महिलाएं जो ओलंपिक में पदक पाती हैं उनको जो परेशान करता है उनके साथ खड़ी हुई पाती हैं, जो किसानों के ऊपर थार जीप चढ़ा देता है भाजपा उनके साथ खड़ी हुई पाती है। क्योंकि भाजपा अपने आप में, भाजपा को लगता है कि सत्ता का मतलब है मुझे किसी को भी सजा देने का हक है। अब समस्या ये हो जाती है कि आप जब सजा देने लगते हो तो एक न एक दिन जो व्यक्ति है, जो आवाम है, जो जनता है, वो उससे परेशान हो जाती है और कहती है कि अब मैं तुमसे सजा लेना आज के बाद छोड़ दूंगी। भारत में एक बहुत बड़े आचार्य हुए थे, आचार्य विनोबा भावे, उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी कही थी कि कोई एक राक्षस था, एक दानव था, उसने किसी आदमी को बंधक बना लिया और वो सुबह से शाम तक उस आदमी को खटवाता था, जबरदस्ती उससे काम करवाता था। और आदमी थक जाता था, बोलता था अब नहीं काम होगा, तो बोले नहीं काम करोगे तो हम तुमको खा जाएंगे। अब बेचारा आदमी डर के काम करते रहा, ऐसे ही चलते रहा। 2-4 साल के बाद एक दिन राक्षस बोला कि काम करो, आदमी बोला नहीं करेंगे, राक्षस बोला खा जाएंगे, आदमी बोला खा जाओ, खा जाओ, अब क्या करोगे। अब समस्या आ गई राक्षस को कि इसको खा जाएंगे तो मेरा काम कौन करेगा। तो मेरे ख्याल से जेन जी जो है वो इस तरह की एक पीढ़ी है जो कि अभी तक भले वो भाजपा की बातों में या भाजपा जो परोस रही थी उसको मान रही थी, लेकिन उसके सामने जो भाजपा परोस रही थी सिर्फ वो चीज उसके सामने नहीं थी। भाजपा इस गलत फहमी में थी कि वो जब सस्ता डाटा दे रही है लोगों को और साथ में उनका बीजेपी का जो आईटी सेल है वो सुबह से शाम तक व्हाट्सएप पर जो फॉरवर्ड करता है, तो लोग वही जेनजी वही देखता है जो भाजपा उनको दिखाती है। जिस तरह से सर ने अभी इस बात को बहुत अच्छे से रखा कि उन्होंने कोई जैसे घोड़ा समझ के रखा है। दीक्षित जी ने जो कहा कि घोड़े को जो दिखाया जाएगा वही देखेगा। जेनजी उस तरह का नहीं है, उसके पास अगर सस्ता डेटा है तो वो इंटरनेट पर जाके दुनिया भर की चीजें देखता है, दुनिया में विकास किस तरह का हो रहा है, दुनिया में भौतिक प्रगति कैसे हो रही है, दुनिया किस तरह से चल रही है, वो जब देखने लगता है और जब देखता है कि मेरे आसपास उस तरह का विकास नहीं हो रहा है, भाजपा जो अच्छे दिन का वादा की थी वो तो हवा में है, कहीं अच्छे दिन असल में दिख नहीं रहे हैं, तो लोग गुस्से में आएंगे। और लोग गुस्से में आएंगे तो सड़कों पे आएंगे, वो चाहे लद्दाख में आए, वो चाहे उत्तराखंड में आए, वो चाहे उत्तर प्रदेश में आए, हर जगह आएंगे। ये भाजपा को ये समझना है कि ये लोग सड़कों पे आए नहीं है, भाजपा की नीतियों ने इन लोगों को सड़क पे लाया है। क्योंकि भाजपा जब जब ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्र खड़ा करने के लिए क्षेत्र को खत्म होना पड़ता है, क्षेत्र जब समाप्त होता है वहीं पर राष्ट्र खड़ा होता है, पर आदमी क्षेत्र में पहले रहता है और राष्ट्र का नागरिक बाद में बनता है। तो भाजपा की जो ये राष्ट्रीयता की जो एक परिकल्पना है, राष्ट्रीयता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वो क्षेत्रवाद के विचार से सीधे सीधे विपरीत चलती है। लोग क्षेत्र में रहते हैं, इसीलिए भारत के संविधान की पहली धारा में ही ये लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है। तो इसीलिए भावनात्मक रूप से हो या संवैधानिक रूप से कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह अगर अलग राज्य की मांग करता है तो वो पूरी तरह से संवैधानिक है, वहां पर कहीं पर भी वो असंवैधानिक नहीं हो सकता। अलग राज्य बना, संवैधानिक मांग थी, इसीलिए आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य तेलंगाना बना, संवैधानिक मांग थी, इसीलिए उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य ये बना, उत्तराखंड बना, संवैधानिक मांग है, इसीलिए जम्मू कश्मीर में लद्दाख वाले कहेंगे हमको अलग राज्य बनाओ। तो एक अलग राज्य की मांग करना भावनात्मक तो है, भावनात्मक कम है और संवैधानिक ज्यादा है। तो एक संवैधानिक मांग जहां पर हो रही है उनके ऊपर गोली चलाना ये सिर्फ मूर्खतापूर्ण नहीं है, ये असंवैधानिक भी है। आप किसी के ऊपर गोली आप किस लिए चला रहे हैं? जो व्यक्ति कोई मांग जब संवैधानिक मांग कर रहा है तो उसके ऊपर आप गोली कैसे चला सकते हैं? भारत राज्यों का संघ है, कोई एक आदमी खड़ा होकर कहे कि हमको एक अलग राज्य चाहिए तो वो भारत के संविधान के सम्मत बात कर रहा है, उस पर आप गोली कैसे चला सकते हैं? इसका मतलब ही है कि भाजपा भारत के संविधान से ज्यादा अपने आप को मानती है, उसकी जो अपनी विचारधारा है
कि सत्ता का मतलब है मैं किसी को भी सजा दे सकता हूं, मैं किसी को भी गोली चला सकता हूं। तो इस तरह की बातें जब भाजपा करेगी तो स्वाभाविक है लोग, चाहे वो उत्तराखंड में जिस तरह से आपने बताया छात्र और छात्राएं, बिल्कुल स्वाभाविक है कि उनको गुस्सा आएगा। क्योंकि ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, उसके पास संपत्ति होती है, उसका परिवार बढ़ता है, उसके पास लायबिलिटीज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, लायबिलिटीज बढ़ जाती है, तब शायद आप उसको डरा सकते हैं। लेकिन एक युवा जो है उसके हाथ में कुछ है नहीं, उसमें अभी कोई लायबिलिटी उसके ऊपर है नहीं, उसको आप किस चीज से डराएंगे? युवा को आप डरा नहीं सकते क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जिसके पास खोने के लिए कुछ है उसको तो आप डरा सकते हैं कि देखो हम तुमको परेशान, हम तुमको जेल में डाल देंगे, तुम्हारी संपत्ति कुर्क कर लेंगे, तुम्हारे परिवार को परेशान करेंगे। लेकिन एक युवा जो कि 20-22 साल का है, अभी तक जीवन में उसने कुछ पाया नहीं है, उसको जीवन में पाने की बहुत हसरत है, वो बहुत मेहनती है, वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक उसके पास कुछ है नहीं। या ऐड करना चाह रही थी जी कि ये जो एक हम ये बदलाव देख रहे हैं, हमने देखा कि फर्स्ट टाइम वोटर 2019 में मोदी जी ने कहा था वो पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट करें। इसके अलावा युवाओं को लगातार वो बहुत एड्रेस करते हैं, महिलाओं को करते हैं, और उनको लगता है कि युवा वर्ग कहीं ना कहीं मोदी जी से अट्रैक्टेड है। और हमने 2014 में, कुछ हद तक 2019 में इसको देखा भी। ये पूरा का पूरा युवा वर्ग अब शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और वो शिफ्ट हो रहा है राहुल गांधी की तरफ। राहुल गांधी जिस तरह से युवाओं से जो संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके मुद्दे उठा रहे हैं, कॉलेज जाते हैं, वो स्कूल्स में जाते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं उनके मसलों को सुनते हैं, उनके जैसा बनकर सुनते हैं। क्या आपको लग रहा है कि उनमें कहीं ना कहीं लोगों को एक होप भी नजर आ रही है? और जो एक नारा राहुल गांधी ने दिया था, डरो मत, क्या उसका भी आप भी एक असर देखते हैं? क्योंकि कोई ना कोई एक चेहरा, एक ड्राइविंग फोर्स तो चाहिए होती है। जब उनको लग रहा है कि भाई राहुल गांधी जो वोट चोरी की बात है उसको लेकर एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हेड ऑन ले रहे हैं सरकार को, सरकार डरी हुई नजर आ रही है, चुनाव आयोग डरा हुआ नजर आ रहा है, तो ये सब काम हम क्यों नहीं कर सकते हैं फिर? जी, स्वाभाविक है कि विपक्ष में कोई भी होगा और विपक्ष का जो नेता होगा वो ज्यादा सड़कों पे आ सकता है। जिस तरह से हमने देखा ये वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा निकला और उसके बाद जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकली, उसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पूरी की पूरी टीम हमने देखी। कई बार वो कारों से भी घूम रहे थे, कई बार वो खुली जीप में भी घूम रहे थे, कई बार वो मोटरसाइकिल में भी घूम रहे थे, कई बार तो ऐसा हुआ कि मकाना के खेत में कीचड़ में वो पैंट मोड़ के कीचड़ के अंदर पैदल भी जा रहे थे। तो जब विपक्ष होता है और विपक्ष बहुत मजबूत होता है तो वो लोगों से, लोगों के घर पर जाके मिलता है। जब राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा चली थी, वो 1300 किलोमीटर की यात्रा थी, वो अगर 26-27 दिन तक चली तो इसका मतलब है कि बिहार की जनता के घर के सामने से वो गुजरी थी। तो विपक्ष जो है जनता के घर के सामने हाड़ मांस में पहुंच रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए, सत्ता दल जो है, मोदी जी तो आराम से अपना बैठे हुए हैं लोक कल्याण मार्ग में। वो तो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, उनको तो आज इस देश में रहना है, कल उस देश में रहना है। तो मोदी जी को कनेक्ट करने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए उनका एक प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म है, और वो प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म हमें पता है इस देश का गोदी मीडिया है। दुर्भाग्य ये हो गया है बीजेपी के साथ कि 2023 से पहले डाटा ये बताता है कि भारत में 50% से ज्यादा लोग, मतलब भारत का बहुमत, अपना न्यूज कंजम्पशन, मतलब समाचार वो जो प्राप्त करता था वो गोदी मीडिया से प्राप्त करता था 2023 से पहले। मतलब भारत की 50% से ज्यादा जनता 2023 से पहले गोदी मीडिया से अपना न्यूज लेती थी। लेकिन 2023 में एक शिफ्ट हुआ और वो तराजू इस तरफ मुड़ गया। 2023 के बाद आज भारत का करीब 65% भारत की जनता जो न्यूज कंजम्पशन कर रही है या जो समाचार प्राप्त कर रही है वो गोदी मीडिया से नहीं कर रही है, वो अल्टरनेटिव मीडिया से कर रही है। वो जिस तरह से आपके डीबी लाइव जैसे अच्छे चैनल है जिसके अपने आप में 1 करोड़ सब्सक्राइबर है, 1 करोड़ सब्सक्राइबर होना छोटी बात नहीं होती है। इस तरह का जो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, इन चीजों से लोग क्योंकि लेने लगे हैं, इसीलिए। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमको दिखा 2024 का 1.5 साल पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था। चुनाव से पहले हमें पता है बहुत जोर शोर से मंदिर वगैरह क्या खेल चला था। उसके बाद भाजपा ने अब की बार 400 पार का नारा भी दिया और भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त थी। गोदी मीडिया पर जितने भी सर्वे हुए थे, ओपिनियन पोल हुए थे, एग्जिट पोल हुए थे,
सब में बताया गया था कि भाजपा को 400 पार आ रहा है। आया कितना? आया भाजपा को 240, बैसाखी पर आ गई। इसका मतलब क्या है? इस देश की जनता गोदी मीडिया को अब नहीं देख रही है। भाजपा के पास गोदी मीडिया के अलावा अपना प्रोपेगेंडा करने का दूसरा साधन नहीं है। तो यहां पर भाजपा पीछे पिछड़ती जा रही है, क्योंकि शुरुआत 2014 में जिस समय भाजपा ने की थी, उस समय गोदी मीडिया से ही लोग ज्यादातर समाचार लेते थे। इसीलिए गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा चैनल में जो भाजपा डालती थी, वही आगे जाके मैग्नीफाई होके, एम्पलीफाई होके लोगों को सुनाई देता था। लेकिन अब लोगों को सुनने के लिए अलग अलग मीडियम आ गए हैं। गोदी मीडिया उतना प्रभावशाली रहा नहीं, लोगों को गोदी मीडिया में सच नहीं लगता है। इसीलिए गोदी मीडिया अपने इको चेम्बर के अंदर जितना चाहे, क्या कहते हैं, मोदी जी का महिमा मंडन कर ले, जितना चाहे विपक्ष को गरिया ले, लेकिन आप सड़कों पर देखेंगे कि विपक्ष हो या नहीं हो, जहां पर जैसे लद्दाख में जो हो रहा है, लद्दाख में कोई राजनीतिक दल तो इस पूरे आंदोलन को नहीं चला रहा है। वहां पर तो कोई कांग्रेस पार्टी तो नहीं पहुंची हुई है, वहां तो कोई ममता बनर्जी नहीं पहुंची हुई है, वहां तो कोई स्टालिन नहीं पहुंचे हुए हैं, वहां कोई अरविंद केजरीवाल अनशन करने तो नहीं बैठे हैं। वहां पर कोई जब कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा है, उसके बावजूद अगर लोग सड़कों पर आए हुए हैं, इसका मतलब ही है कि भाजपा के बारे में अब विपक्ष तो अपनी जगह पर, विपक्ष जहां नहीं भी है वहां जनता खड़े होने के लिए तैयार हो गई है। विपक्ष कहीं पर अगर शांत भी बैठा है तो लोगों को जैसे ही मुद्दा मिल जा रहा है, लोग उस मुद्दे को लेकर भाजपा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को लगने लगा है कि भाजपा सरकार में तो है, लेकिन ये सरकार में रहते हुए हमें सेवा नहीं देगी, ये केवल हमको सजा देने के लिए बैठी हुई है। जिस तरह से सोनम वांगचुक के साथ हुआ। अरे सोनम वांगचुक वो व्यक्ति है जिसके ऊपर भारत का सबसे बड़ा सुपर हिट फिल्म आज से 10 साल पहले थ्री इडियट्स बना था, जिसमें आमिर खान ने सोनम वांगचुक का रोल किया था। वो एक आविष्कारक भी है, वो एक शिक्षाविद भी है, वो इतने साल से वहां रह रहे हैं। अभी 1 साल 1.5 साल पहले तक वो जब क्या कहते हैं, भाजपा सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया था, तब तो वो मोदी जी के फैन थे। तो उस दिन आपको पता नहीं लगा कि वो सोनम वांगचुक गलत आदमी है, सोनम वांगचुक विदेश से पैसा लेता है, उस दिन आपको पता नहीं लगा। आप जब तक वो आपके साथ था तब तक तो आप अच्छा आदमी था। आज आपके खिलाफ जा रहा है तो अब आप उसको जेल में डाल रहे हो, ये करके कि विदेश से पैसा आया है। अरे विदेश से तो 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया था कि बीजेपी के पास से विदेश से पैसा आया हुआ है। प्रधानमंत्री का जो पीएम केयर फंड है, उसमें चीन की कंपनियों ने 550 करोड़ रुपया दिया हुआ है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाजपा में तो विदेश का पैसा आ सकता है, पीएम केयर में तो विदेश का पैसा आ सकता है, सोनम वांगचुक के पास विदेश का पैसा नहीं आ सकता। ये कौन सा नियम है? इसका मतलब ही है कि भाजपा पूरी तरह से अंदर से, इंग्लिश में कहा जाता है स्पूक हो जाना। मतलब कभी कभी ना अचानक आपको ये खतरनाक चीज को देखते को आप अटका जाते हैं। तो मेरे ख्याल से भाजपा जिस तरह से भारत के आसपास पूरे दुनिया में जन जी का एक उबाल चल रहा है, मेरे ख्याल से भाजपा काफी परेशान है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैनेज कैसा किया जाए, और भाजपा एक ही तरीका जानती है, बल प्रयोग। भाजपा कभी भी दिमाग से नहीं चल पा रही है। उसको अभी तक लगता है कि मेरे पास सत्ता है, इसका मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है तो उसको गोली मार दो, 4 लोगों को गोली मार दो, शांत हो जाएगा। नहीं शांत हुआ तो सोनम वांगचुक को जेल में डाल दो, शांत हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा करने से होगा ये कि लद्दाख में जो होगा सो होगा, लेकिन भाजपा के खुद के समर्थक जो करोड़ों लोग हैं इस देश में, वो भी अब भाजपा पे भरोसा करना छोड़ देंगे कि भैया ये तो एक ऐसा आस्तीन का सांप है कि मेरा ही दूध पीता है और मुझे ही डसने आ जाता है। तो भाजपा के समर्थक भी काफी अभी चिंतित होंगे कि ये तो भाजपा ऐसी है कि भैया ये आस्तीन का सांप निकलती है, ये हमारा दूध पीती है, बाद में हमको ही डसने आती है। सोनम वांगचुक तो उन्हीं के समर्थक थे, उन्हीं को जेल में डाल रही है। तो भाजपा का सामान्य वोटर भी सोचेगा कि कल को भाजपा हम मुझे भी जेल में डाल सकती है। तो मेरे ख्याल से भाजपा के लिए काफी उल्टा जा रहा है। भाजपा को सोचना चाहिए कि सत्ता का मतलब सेवा करने का क्या कहते हैं, उपकरण होता है, सजा देने का हथियार नहीं होता। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, और जाहिर सी बात है कि ये चिंता बीजेपी को जरूर सता रही होगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो युवा जिनको हमने एक भीड़ में तब्दील कर दिया था, आखिर वो कैसे उठ खड़ी हुई है और कैसे अपने अधिकारों की वो मांग कर रही है। अरुण जी, ये जो पूरा विवाद है आई लव मोहम्मद का, उसके बाद मैंने देखा कि कुछ भगवा पहने लोगों ने आई लव महाकाल या आई लव कुछ और इसी तरीके से किसी भगवान का नाम लिख के उन्होंने इस तरह का भी ट्रेंड चलाया। मतलब मेरी समझ नहीं आता है कि उन्होंने तो ट्रेंड इसलिए चलाया क्योंकि वहां पर
उनको पकड़ लिया गया था, वो बैनर पोस्टर शिकायत, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद एक भावनात्मक ये मुद्दा बना और फिर लोगों ने ये ट्रेंड चलाया। लेकिन आप क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, और ये जो सब हो रहा है देश में, ये कितना खतरनाक आप इसको मानते हैं? संक्षेप में, वक्त की कमी है, फिर लास्ट कमेंट सिद्धार्थ से। जी बुशरा जी, मेरा सवाल भारत की सरकार से ये है कि आपको मुसलमान अच्छे नहीं लगते तो हमें ये बता दीजिए, हम भी भारत के नागरिक हैं, क्योंकि हम पैदा हुए तो गंगा जमनी संस्कृति में है। हमारे गांव में हमारा जो मंदिर है उसमें पीर साहब का भी आला था, और कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अब आप ये बता दीजिए कि जो लगभग 25 करोड़ या वो 20 करोड़ लोग हैं, इनका आप क्या करेंगे? क्या इनको समुद्र में डुबो देंगे, या इनका नरसंहार करेंगे, इनका धर्म परिवर्तन कराएंगे? इनके लिए आपके पास योजना क्या है? आप लगातार पिछले 12 सालों से देखिए, छोटे स्तर पर लोग करें, कार्यकर्ता करें, तब चलता है कि ठीक है, ये इस तरह के आपसी झगड़े तनाजे तो होते रहते हैं। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानता है, वो लोगों को कहता है कि मंगलसूत्र लूट लेंगे, आपका जो है वो बच्चों की बात करता है, उसको समाजवादी पार्टी सरकार ने कुछ कब्रिस्तानों की दीवारें बनवा दी थी, बाउंड्री बनवा दी थी, उस पर सवाल उठाता है, तब ये शक होता है कि भाई आखिर किस कीमत पे आप राज करना चाहते हो? क्या अंग्रेज जो करा के गए थे भारतीय जनता पार्टी, क्या भारत का एक और विभाजन कराएगी? क्योंकि अगर 25 करोड़ लोगों को आप कब तक दबा के रखेंगे, और क्या उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाएंगे? क्या आप फिर से पुरानी परंपरा, क्या आप देश के मुसलमानों को गुलाम बनाना चाहते हैं? आप ये तो बताइए कि आपकी मंशा क्या है। देखिए कहां से शुरुआत होती है, कोई न कोई एजेंडा आता है। इस एजेंडा के पीछे भी मैं स्पष्ट कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच है। जहां से शुरू हुआ, कानपुर से शुरू हुआ, आई लव मोहम्मद। आप बताइए, जब बिहार का चुनाव हो रहा है, जहां सर पे खड़ा है चुनाव, वहां अगर ये खेल नहीं होगा तो हासिल क्या होगा? आप पहलगाम का हत्याकांड लीजिए, उसके बाद प्रधानमंत्री कहां गए? बिहार गए। सऊदी अरब से लौटे थे, जाना तो पहलगाम चाहिए था। उसके बाद एक छोटी सी गाली, वो गाली किसी सिर्फ ने दी, उसका सबने विरोध किया। उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार बंद बुला लिया। लेकिन उत्तराखंड में युवाओं का भविष्य लूटा जा रहा है, उनका पर्चा लीक हो रहा है, जिसके लिए वो तैयारी कर रहे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं सुनती, पीएम को भी दिखाई नहीं पड़ता। मतलब वो कभी कभी मन की बात करते हैं, उसमें लोगों को ज्ञान देते हैं, लेकिन जहां युवक शहर में है, सड़क पर है, जहां सारी चीजें हैं, वहां पर आप मुसलमानों के साथ करना क्या चाहते हैं? क्योंकि अगर आई लव मोहम्मद कहा गया तो क्या गलत है? क्योंकि आप कांवड़ ले जाने वालों के लिए सरकार पलक पामड़े बिछाती है, पुलिस उनके पांव दबाती है, ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। तो या तो ये कहिए कि इस देश में मुसलमानों का दर्जा दूसरा है, आप उनको बराबरी का नहीं मानते, फिर उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन एक तरफ आप संविधान अगर राहुल गांधी हाथ में ले लेते हैं तो आपको तकलीफ होती है। लेकिन एक मजे की बात है, इससे हटके कह रहा हूं कि आज अगर आप देखिए, बीजेपी के सारे एजेंडे राहुल गांधी तय कर रहे हैं। जो राहुल कहते हैं बीजेपी वही करने लगती है। आप पिछली बार का वो उठा के देखिए, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे दूसरी चीजें हो, राहुल ने जो मुद्दे उठाए उनको माना। और इसके बाद की स्थिति यह है कि मानने के बाद आप निशाने पे लेते हैं राहुल को। तो जो बात हो रही थी, राहुल कहते हैं भाई मोहब्बत की दुकान तो आपको तकलीफ है, राहुल पैदल चलते हैं तो आपको तकलीफ है, खाली मंच से जो है अगर गाली दे दी गई तो उस पर आप राहुल को घेरते हैं। अब युवा खड़ा है, युवाओं के बीच में अगर राहुल गांधी कनेक्ट कर रहा है तो आपको तकलीफ है। फिर आप मुसलमान को बीच में लाए, क्योंकि बिना मुसलमान को लाए, मैं कहता हूं बहुत गंभीर बात है कि अगर पाकिस्तान और मुसलमान नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी कहां होती। और एक और गंभीर चीज देखिए बुशरा जी, हम और आप रहे ना रहे, देश रहते हैं, लोग आए और गए, हमारे पुरखे चले गए, चले जाएंगे। लेकिन आज 12 साल में देश के आसपास का माहौल देखिए। पाकिस्तान पुराना दुश्मन था, जो वहां पर आए हैं तालिबान, अफगानिस्तान, वो भी आपके दोस्त नहीं है। लेकिन मालदीव जैसा छोटा देश जिसको आप पैसे दे रहे हैं, वो आपके खिलाफ, लंका आपके खिलाफ, बांग्लादेश आपके खिलाफ, म्यांमार आपके खिलाफ, नेपाल भी आपके साथ नहीं है। नेपाल में भी चीन का हस्तक्षेप है और चीन के नियंत्रण में है। बचा क्या? आपके आने के बाद आपकी विदेश नीति शून्य हो गई है।
उसके बाद आप देश के मुसलमानों को निशाने पे ले रहे हैं। अगर आप में इतना ही दम था तो मैं भारत के एक नागरिक की हैसियत से कहता हूं, ट्रंप के दबाव में आपने ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका? एक बार नेस्तनाबूद कर देते, कम से कम जो पाक अधिकृत कश्मीर है, आजाद कश्मीर, उसे वापस ले आते। कुछ नहीं, आज भी तक, अब तक ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि हमने रुकवाया, और आपके मुंह में जवान नहीं। देश का प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं लेता, गलवान घाटी में अतिक्रमण हुआ है, इन्हीं लोगों ने जो आज परेशान, इन्होंने आके बताया। उसके बाद आपको दिखता क्या, एक बैनर आई लव मोहम्मद के बैनर पे आपने सामने खड़ा किया, कहीं आई लव महाकाल आ रहा है, कहीं श्री राम आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। मेरा सिंपल सवाल है, जो सरकार गांव में भागवत करा सकती है, सरकारी खर्चे पे रामायण करवा सकती है, वो सरकार इतनी असहिष्णु क्यों है, इतनी डरती क्यों है कि अगर आई लव मोहम्मद का बैनर लगा है उस पर तकलीफ क्या है, क्यों मुकदमा चलाया? फिर तो इस तरह जो पूरे देश में इस वक्त देवियां बैठी हुई हैं, भगवा वो है, तो जब आप दूसरे पक्ष को आजादी दे रहे हो, धार्मिक आजादी पूरी है और उसमें पूरी सरकार शामिल है, जितनी भाजपा सरकारें हैं सब शामिल है, तो भाई फिर ये बता दो कि इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में धर्मनिरपेक्ष है, या आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिए। एक और बड़ी बात है, मोहन भागवत संघ प्रमुख ने बड़ा स्पष्ट कहा है, इस देश में आपको मुसलमानों के साथ रहना होगा, मुसलमान कहीं जाने वाले नहीं है। जब संघ प्रमुख ये कह रहे हैं, फिर योगी आदित्यनाथ ये कैसे करवा रहे हैं कि एक बैनर पे? और मुझे तो अब ये भी शक है, देखिए भावनाएं सबकी भड़कती हैं, ये शुरुआत भी जो है बिहार को ध्यान में रख के की गई है। ये सारा खेल जो है बिहार के वोट ध्रुवीकरण जिसको कहते हैं वो कराने, और उसके बाद सत्ता को हथियाए रखने। आज महिलाओं को पैसे दिए गए हैं और उसके साथ शुरू हो गया आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल। ये चीज रुकेगी नहीं, ये कल बिहार जाएगी। आज जो बरेली में हुआ है, भाई हम कब तक भुगते हैं? जैसे वो छात्र नाराज हुए, लड़की बोल रही है कि उनके पर्चे लीक हो गए, ऐसे भाई मुसलमान इस देश के नागरिक, आप तय तो करिए। आप क्या, आपने संविधान में परिवर्तन करके आपने कोशिश की थी कि आप उनको 2म दर्जे का नागरिक बना दें, लेकिन नहीं, अभी इस देश का संविधान है, बदल नहीं पाए आप। फिर क्यों, कौन रोकेगा? जिन संस्थाओं से हमें उम्मीद थी, राष्ट्रपति कर सकते थे, तो वो आप गैरबाजी पे उम्मीद करेंगे, असंभव है। वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता था, वहां भी बीजेपी के और उसके लोग पहुंच गए हैं। अब तो आप किससे उम्मीद करो? और बहुत महत्वपूर्ण बात है आपकी। अब सत्ता के शिखर पर है बुशरा जी, सुनिए, जिससे आप उम्मीद कर सकते थे कि भाई वो जो आदमी कहता है मैं फकीर हूं, मैं कहता हूं भाई फकीर क्या होता था कभी जानो तो। एक कबीर हुए हैं, बुल्ले शाह हुए हैं, नानक हुए हैं। इस देश में फकीरों का इतिहास है, सूफीज्म है, कभी उसको पढ़ लो। कभी आप किसी भी एक लाइन पे चलने को तैयार क्यों नहीं है? और मैं फिर वही एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपने 25 करोड़ मुसलमानों के लिए कोई सोचा है? क्या उनको अलग देश देंगे? तो बताइए कहां देंगे? या उन्हें गुलाम बनाएंगे? तो बताइए कैसे बनाएंगे? या उनका सबका सामूहिक नरसंहार करेंगे? तो वो करिए। लेकिन ये रोज रोज देखिए, अगर दंगा होता है तो सिर्फ मुसलमान एक थोड़ी देर के लिए जेल जाएंगे, लेकिन पीड़ित होंगे, मुकदमे लड़ेंगे, परेशान होंगे, वो तो 10-20 होंगे। जो पूरी कम्युनिटी है, जो अविश्वास का भाव आया है, दिल्ली में दंगे हुए, उनमें क्या निकल के आ रहा है? तो ये सरकारी एजेंसियों का उपयोग, इसको कहते हैं दुरुपयोग, और उसके बाद सरकार की एक तरफा नीति। ये हिंदू मुसलमान तो रहेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पूरा देश उस लीग पे चला जाए कि फिर जब मध्य पूर्व में, एशिया में जो हो रहा है, वो अगर भारत में भी होने लगेगा। तो शुरुआत हो रही है। जैन जी, आप जो गुस्से में राहुल के खाते में आप चढ़ा दीजिए, लेकिन हर बच्चे को मालूम है कि उसका हक क्या है और उसे क्या चाहिए। अगर मेहनत करके जा रहा है और उसकी जगह अनपढ़ जो है वो चुना जा रहा है, तो क्या करेगा? और एक भी स्तर पर चिंता शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के नहीं है। रोजगार उसके नाम पे आप पकौड़ी तलिए, गैस, नाले की गैस से जो है आप गैस जलाइए, ये जो चीज है, रोजगार की स्थिति नहीं है। युवाओं में जो आक्रोश आ रहा है, तो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक जो धारणा बन गई है जी, बहुत बुरी धारणा है कि मुसलमानों के बच्चे पढ़ते नहीं है, उन्हें स्कूल नहीं जाना है, 25 बच्चे होते हैं। ये जो प्रचार लगातार किया गया है, मैं बहुत
मतलब हजारों मुस्लिम परिवारों से जुड़ा हूं, जानता हूं। ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये अगर ये सोच रहे हों कि इससे सिर्फ मुसलमानों को नुकसान होगा, नहीं। अभी आप देखिए, अभी मॉब लिंचिंग हुई, मंदसौर का एक लड़का बैल खरीदने राजस्थान गया हुआ था, कोई बात ही नहीं हुई, वो बैल लेके आ रहा था, रास्ते मार दिया उसको, कोई बोल नहीं रहा है। ना मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ किया, ना राजस्थान सरकार ने कुछ किया। फिर ये कब तक होगा? इसके बाद फिर आप जब सीधा संघर्ष होगा, फिर उसे कौन रोकेगा? आप तो झोला उठा के चल देंगे, भुगत हम लोग हैं। बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर बातें आप कह रहे हैं और यही चिंताजनक बात है और यही आप जैसे हम जैसे जो फिक्रमंद लोग हैं उनके लिए बहुत चिंता का विषय है कि किस तरफ ये देश जा रहा है। क्या आपने इसको वाकई में हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया है? ये अभी भी संविधान से चल रहा है देश, ये अभी भी एक सेकुलर नेशन है, लेकिन ये बार बार बताने की कोशिश की जा रही है कि ये राष्ट्र का जैसे सरकार जो है इसका एक रिलीजन है, चाहे वो राज्यों की सरकारें हो या फिर राष्ट्र सरकारें हो, उन सबका एक रिलीजन है। ये बार बार बताया जाता है और बारहा बताया जाता है और सीधे तौर पर जो हेट है वो पार्लियामेंट से लेकर इंडिपेंडेंस डे की स्पीच तमाम जगहों पर खुलेआम खुले तौर पर की जा रही है। लास्ट कमेंट 30 सेकंड में सिद्धार्थ जी आपसे लास्ट कमेंट, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरे ख्याल से भाजपा बात बहादुर काम निठल्ला है। ये गरजती बहुत है, बरसती बिल्कुल नहीं है। भाजपा का मतलब ये है कि इसके अंदर जो लंपट लोग हैं ना, उनको खुश रखने के लिए ये कुछ चीजें करती है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, भाजपा के राज में पिछले 10 साल में अगर इतना हिंदुत्ववादी ये देश होता, इतना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का देश होता, तो भाजपा के राज में कारा बीफ का एक्सपोर्ट भारत से विदेश में बढ़ता नहीं, घटता। लेकिन वो बढ़ रहा है। भाजपा का ही एक राज्य है, भाजपा शासित राज्य है गोवा, वहां पर अभी तक बीफ चल रहा है। इसका मतलब भाजपा कितनी राष्ट्रवादी है, सोच लीजिए। आज भाजपा के ही एक प्रवक्ता नूपुर शर्मा जब कुछ गलत चीज बोल देती है इस्लाम के बारे में, और कतर जैसा छोटा सा देश जब चढ़ जाता है भारत सरकार के ऊपर, तो नूपुर शर्मा को भाजपा मेरा आदमी ही नहीं है करके हाथ भी छोड़ देती है। तो ये जो भाजपा करती है, ये ध्रुवीकरण अपने लंपट तत्वों को खुश रखने के लिए करती है। उसके पास करने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। उसको बस ये लगता है कि वो लोगों को डरा के, धमका के, लोगों को जेल में डाल के, जेल का डर दिखा के, ईडी का, सीबीआई का, लोगों को डरा धमका के लाइन पर ले आऊंगा, और अगर जो लाइन पे नहीं आएंगे उनके ऊपर बुलडोजर चला दूंगा। तो ये जो सजा देने वाली विचारधारा भाजपा की है, मेरे ख्याल से उसकी मियाद पूरी हो गई है। लोगों को समझ में आ गया है कि भाजपा को कोई सजा वजा दे नहीं सकती। भाजपा को लोगों ने वोट दिया है अपना जीवन सुधारने के लिए। भाजपा जिस समय सत्ता में आई थी 2014 में, वो ये कह के नहीं आई थी कि आप मुझे वोट दो, हम आपको डंडा मारेंगे। उसने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन आए नहीं, उल्टे डंडे पड़ने लगे। इसका मतलब लोग गुस्से में आएंगे। और इसका एक सैंपल हम लोगों ने 2023 में देख लिया। इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को 400 पार से लाके बैसाखी पर ले आए। उसके बाद भी अगर भाजपा सुधर नहीं रही है, उसको लगता है वो डंडा चला के लोगों को डरा के लोगों को लाइन पे ले आएगी, तो मेरे ख्याल से बीजेपी की पूरी तरह से गलतफहमी है। ये चीज धीरे धीरे बीजेपी के हाथ से सत्ता जाती हुई दिख रही है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बीजेपी के हाथ से अब सत्ता जा रही है और जनता के हाथ में सत्ता आ रही है। बिल्कुल, और यही जो लास्ट लाइन है वो बेहद महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के हाथ से सत्ता जारी है और जनता की सत्ता आ रही है, और ये जनता जो है वो लगातार सड़कों पर आकर यही सवाल जो है वो कर भी रही है कि गद्दी अब छोड़ी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अरुण जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।